नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शर्मा एक बार फिर से आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अपन इससे पहले वाली क्लास में रेस्पिरेशन की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स के बारे में बात कर चुके हैं। रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स यानी कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से जो अंग है वो काम करता है। अब हम बात करना कि रेस्पिरेशन होता कैसे या फिर श्वसन तंत्र हमारे शरीर में काम कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि श्वसन होता क्या है। देखो सिंपल बिल्कुल देसी भाषा में बताता हूँ, हवा का अंदर लेना। किसके अंदर लेना? शरीर के अंदर। तो हवा का शरीर के अंदर लेना और हवा को शरीर के बाहर निकालना, इसको बोला जाता है रेस्पिरेशन। अगर हम सिंपल सी बात करें देसी भाषा में, अगर आपसे कोई मतलब बिल्कुल अनपढ़ इंसान पूछ ले कि भाई रेस्पिरेशन क्या होता है, तो उसको सिर्फ ये बोलना कि सांस के अंदर लेना यानी कि हवा का अंदर लेना और हवा का बाहर निकालना। इसको अपन बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बोलते हैं कि रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल भाषा में, जो हमको एक्चुअली पढ़ना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोलेंगे रेस्पिरेशन होता क्या है। तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जब एक्सचेंज होता है और एंड में जाके ऑक्सीजन सेल में पहुंच के उसका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। अपन इससे पहले वाली क्लास में बात भी करी थी रेस्पिरेशन होता है। एक बार मैं फिर से आपको उसको रिवाइज करा देता हूं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या था? हवा का अंदर लिया, मतलब हवा को हमारे नाक से हमने अंदर ली, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था? ये कहां तक पहुंची? फेफड़ों तक पहुंची, फेफड़ों तक पहुंची। इसके बाद क्या हुआ? हार्ट में गई। यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। कहां पर होता है? हार्ट में। यहां से क्या होता है? हार्ट में पहुंची। हार्ट में किसके माध्यम से पहुंची? तो ब्लड के माध्यम से पहुंची। और हार्ट क्या करता है कि इस ऑक्सीजन को ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स में पंप कर देता है। और जब उन ऑर्गन्स में पहुंचती है तो ऑर्गन्स के सेल में पहुंच के वहां पर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि एनर्जी का निर्माण होता है या एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। यहां तक क्लियर? अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन काम कैसे करता है, इसकी पूरी फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं कि आप कैसे सांस अंदर लेते हैं, अपन कैसे सांस बाहर छोड़ते हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं और उनका उसके अंदर क्या क्या काम है, ठीक है। तो अपन ने ये डायग्राम देखे थे, ये क्या है पूरा अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हवा का अंदर लेना। अब देखो जब भी हम सांस लेते हैं हवा किससे अंदर लेते हैं? हम हमारे शरीर में तो लेते हैं नाक से। पहला ऑर्गन कौन सा है? नाक, ठीक है। पहला ऑर्गन कौन सा है? ये अपना नाक। अब देखो नाक का काम क्या है शरीर में? जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक का काम क्या है कि नाक जो भी हम हवा अंदर लेते हैं उसको क्या कहता है? प्यूरिफाई करता है। हम हमारे शरीर में कौन सी हमको गैस चाहिए होती है? तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। और अपन ने वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है। तो अगर अपन बात करें तो ये कौन सी हवा ले रहा है अंदर? तो वायुमंडलीय हवा, ठीक है। अब ये वायुमंडलीय हवा प्रदूषित भी होगी, उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन है। तो जो पॉल्यूटेंट्स है उसको क्या करता है? नाक इसको प्यूरिफाई कर देता है, या हम कहें नाक इसको फिल्टर करता है। और हिंदी में बोले तो नाक उस इम्प्योर हवा को छान देता है, जिससे कि डस्ट पार्टिकल हो गए और भी कोई पॉल्यूटेंट्स हो गए जिसके कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसको नाक वहीं पर रिमूव कर देता है या वहीं पर उसको आगे जाने नहीं देता है। फिर दूसरा ऑर्गन क्या है इसमें? बोला गया फेरेनिक्स। फेरेनिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी का जो ओपनिंग है, आप देखो ये अपना मुंह है, ठीक है, माउथ है। अब जैसे किसी को जुकाम होता है या जहाँ पे अपन कहीं जाते हैं बदबू होती है, अपन नाक बंद करते हैं, तो उस टाइम अपन सांस किससे लेते हैं? उस टाइम अपन सांस लेते हैं मुंह से। तो मुंह और नाक की ओपनिंग दोनों एक जगह में कॉमन स्ट्रक्चर कहाँ पे? ये यहाँ पर ग्रसनी में। तो अगर आप नाक आपका बंद है या आप नाक से सांस नहीं लेते तो आप मुंह से सांस ले सकते हैं। तो वो दोनों जाकर कहाँ पर खुलते हैं? एक ही स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है फेरेनिक्स या ग्रसनी। लेकिन नाक से जो हवा आती है वो क्या होती है? वो पूरी की पूरी प्योर होती है, यानी कि नाक वाली हवा जो होती है
प्योर हवा होती है, लेकिन मुंह से जो हवा आती है उसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है जो कि हवा को प्योर करे। इसीलिए कहा जाता है कि सांस हमेशा जितना हो सके आपको नाक से लेनी चाहिए, मुंह से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मुंह से सांस लेने में आपके शरीर के अंदर पॉल्यूटेंट्स भी अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी बॉडी क्या थी, लैरिंक्स। ठीक है, लैरिंक्स को क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे वोकल कोड्स लगे होते हैं जिससे कि हमारी आवाज को हम प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है लैरिंक्स को स्वर यंत्र। यानी कि बोले हमारे शरीर का स्वर यंत्र क्या है, तो उसको बोला जाता है लैरिंक्स। वो ऑर्गन जो हम बोलते हैं या जो हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है बॉडी में, उसको बोला जाता है लैरिंक्स। उसके बाद बोला ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया क्या करता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं श्वसनी या श्वसनलिका। ठीक है, ट्रैकिया क्या बोला जाता है, श्वसनलिका। ये इस हवा को फेरिनिक्स से आगे पहुंचाने का काम करता है। कहां तक पहुंचाने का काम करता है, तो ब्रोंकियस तक, या बोले तो हम श्वसनी तक पहुंचाने का काम करता है। फिर ये हवा क्या करती है, यहां से ब्रोंकियल्स में विभाजित होती है, एंड में आके आपको जो ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बोले तो वायु कुपिकाएं। ठीक है, तो यहां तक ये पूरा वायु मतलब हवा का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है इस पूरे प्रोग्राम में। तो हमने क्या देखा कि हमने जो नाक से हवा ली वो कहां तक आई, एल्वियोली तक आई, और एल्वियोली में जाके, ठीक है, एल्वियोली वो ऑर्गन है, अगर आपसे पूछे कोई कि वायु का एक्सचेंज कहां पर होता है, यानी कि गैस का एक्सचेंज कहां पर होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज कहां पर होता है, तो वो होता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई को क्या बोला जाता है, वायु कुपिकाएं। ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी केशिकाएं होती है। यहाँ हम बात करते हैं कैपिलरीज होती है। इन कैपिलरीज में प्योर और इम्प्योर ब्लड होता है, जो कि सिंपल डिफ्यूजन की वजह से एक्सचेंज होती है गैसेस, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है। ये पूरा प्रोसेस होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन। अब हम एक्चुअल फिजियोलॉजी की बात करते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहली बात देखो, रेस्पिरेशन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। रेस्पिरेशन को दो भागों में डिवाइड किया। पहले को हमने बोला इनहेलेशन, या फिर इसको बोला अंतः श्वसन, और देसी भाषा में बोला सांस अंदर लेना। ठीक है, रेस्पिरेशन का पहला भाग क्या है, इनहेलेशन, जिसको हम बोलते हैं अंतःश्वसन। अंतःश्वसन बोले तो सांस का अंदर लेना। दूसरा प्रोसेस, दूसरा जो स्टेप है इसका वो क्या है, दो भागों से मिलकर रेस्पिरेशन होता है। पहला होता है इनहेलेशन, इनहेलेशन को बोलते हैं हिंदी में अंतःश्वसन, और बिल्कुल देशी भाषा में अगर किसी अनपढ़ गंवार को समझाना हो तो सांस का अंदर लेना। दूसरा स्टेप एक्सहेलेशन, कौन सा होता है, एक्सहेलेशन, इसको बोला जाता है निःश्वसन। क्या बोला जाता है, निःश्वसन। इंग्लिश में बोले तो एक्सहेलेशन, हिंदी में बोले तो निःश्वसन, और देशी भाषा में बोले तो सांस को छोड़ना। मतलब दो स्टेप से मिलकर हमारा रेस्पिरेशन बना है। पहला इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब होता है अंतःश्वसन। अंतःश्वसन को बोला जाता है हम जो हवा अंदर लेते हैं, सिर्फ इस स्टेप को जिसमें हमने हवा अंदर ली उसको बोला जाता है अंतःश्वसन या सांस को अंदर लेना, और जिसमें हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं उसको बोला जाता है निःश्वसन या एक्सहेलेशन। अब हम बात करते हैं ये दोनों काम कैसे करते हैं। देखो ये क्या है, ये हो गया ट्रैकिया। ठीक है, यहाँ से दो लंग्स बन रहे हैं, ये हमारे लंग्स हो गए। डायग्राम, मेरी ड्राइंग इतनी ठीक नहीं है बट फिर भी एक समझाने के हिसाब से ये देख लो। ये क्या, एक डायफ्राम है, ये हमारे लंग्स हो गए, इसमें ये ब्रोंकियस। ठीक है, ये आगे चल के और विभाजित हुए, यहाँ पर एंड में आके ये वायु कुपिकाएं बन गई। ठीक है, वायु कुपिका अपन दूसरे कलर से दर्शा देते हैं, ये है वायु कुपिकाएं। ठीक है, इसी तरीके से इधर बात कर लेते हैं अपन, दूसरा फेफड़ा। ये एंड में आके अपनी एल्वियोलाई, ये है डायफ्राम। अब देखो
रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गन काम कर सकते हैं। अगर आपको बात करें कि रेस्पिरेशन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन काम करता है, तो उसमें 3 ऑर्गन काम करता है। पहला थोरेकिक कैविटी, इसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, जो इसके ऊपर जो पसलियां बनी हुई होती है, जो अपन ये देखते हैं ना फेफड़े होते हैं अपने, ठीक है, ये पसलियां बनी होती है, इसको बोला जाता है थोरेकिक कैविटी, या इसको बोलते हैं वक्षीय गुहा। दूसरा डायफ्राम, डायफ्राम को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही याद करो क्योंकि इसका हिंदी में बहुत टिपिकल नाम है, इसलिए सिर्फ डायफ्राम याद करो। और तीसरा क्या है, लंग्स, जिसको हम बोलते हैं फेफड़े। देखो अब हम पहले बात करेंगे इनहेलेशन की यानी कि अंतःश्वसन की, और दूसरे स्टेप में बात करेंगे एक्सहेलेशन की। ये फिजियोलॉजी आप समझ गए तो आपको पता पड़ जाएगा कि हमारे अंदर जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उस पूरे में काम कैसे करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब कभी भी हमको सांस अंदर लेते तो ये जो डायफ्राम है ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्या हो जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है, मतलब इसका जो मूवमेंट है वो हल्का सा डाउनवर्ड हो जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो थोड़ा सा फैल जाता है। आप कभी भी देखना जब भी यहाँ सांस अंदर लेते हो तो आपका क्या होता है कि लंग्स ऊपर शिफ्ट होती है और आपका चेस्ट फूलता है। वो क्यों फूलता है, क्योंकि ये डायफ्राम नीचे गया और लंग्स एक्सपांड होते हैं, और लंग्स जो होते हैं वो हल्के से ऊपर की तरफ होते हैं। उससे क्या होता है कि इसमें इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब इसका जो हमारे लंग्स का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। अगर आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, अब आप एक सिंपल सी थ्योरी, अगर किसी चीज का आयतन बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लो, कोई बलून है या फिर कोई बलून है जिसको आपने फुला रखा और उसके अंदर क्या हवा थोड़ी कम भरेगी लेकिन उसकी स्पेस बहुत ज्यादा है, तो उसमें जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कंपैरेटिबिलिटी कम होगा। तो जब प्रेशर कम होता है इसके अंदर से, तो अपन ने एक नियम पढ़ा है गैसों का एक नियम है कि गैस हमेशा, ज्योग्राफी का नियम है, या गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, या फिर गैस हमेशा जो अपना संचरण करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ करती है। तो ये एक नॉर्मल नियम है। तो जैसे ही हमारे लंग्स में वॉल्यूम बढ़ती है और प्रेशर कम होता है, तो जो वायुमंडलीय जो हवा है जिसका क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो गैसों का जो नियम अभी अपन ने बात करी थी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो वायुमंडलीय हवा सीधे हमारे शरीर में प्रवेश करती है और वो कहाँ पर आती है, फेफड़ों में आती है। तो ये जो पहला स्टेप है इसको क्या बोलते हैं हम, इनहेलेशन। इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, तो इस पूरे इनहेलेशन में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 2 सेकेंड। कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड। इसको पहला स्टेप है ये कि इनहेलेशन क्या होता है। तो इनहेलेशन में टाइम कितना लगता है, 2 सेकंड। इनहेलेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके अंदर हम सांस अंदर लेते हैं। अब दूसरी बात करें हम एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन कैसे काम करता है, तो यही पूरा स्टेप है। बस इसमें क्या होता है कि ये जो डायफ्राम है ये वापस से ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक है, और ये लंग्स वापस क्या होता है, सिकुड़ते हैं। तो क्या होता है, आयतन कम होता है, और जब आयतन कम होता है तो प्रेशर क्रिएट होता है। वापस जब प्रेशर ज्यादा होता है तो यहां पर क्या होता है कि एक्सहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है, या हम बोलते हैं इसको निःश्वसन। निःश्वसन में क्या होता है कि शरीर के अंदर जो टेम्परेचर होता है, सॉरी जो प्रेशर होता है बॉडी के अंदर, या फिर बोले लंग्स का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। लंग्स का प्रेशर बढ़ जाता है। किससे बढ़ जाता है, वायुमंडल से। तो एक्सहेलेशन में क्या हुआ कि जो लंग्स का प्रेशर है वो बढ़ा, और किसके कंपैरिजन में बढ़ा, तो वायुमंडल के कंपैरिजन में। तो जैसे ही लंग्स का प्रेशर बढ़ता है तो ये क्या होती है, जो गैसेस होती है, या फिर हम बोले हवा, ठीक है, हवा क्या करती है, लंग्स से बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर की तरफ ट्रैवल करती है, या फिर एटमॉस्फेयर की तरफ मूव कर जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, एक्सहेलेशन। पहला प्रोसेस क्या हुआ, इनहेलेशन, जिसमें हमने सांस अंदर ली। उसमें क्या हो रहा था कि हमारे शरीर के अंदर जो प्रेशर है हवा का वो कम होता है। किसके कंपैरिजन में, वायुमंडलीय कंपैरिजन में। उससे क्या होता है कि जैसा कि हमको पता है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ घूमती है, तो हवा हमारे नाक के माध्यम से तो कहाँ पहुँचती है,
हमारे फेफड़ों में। ठीक इसका उल्टा कर लो, एक्सेलेशन में क्या होता है कि अंदर की तरफ क्योंकि लंग्स सिकुड़ते हैं, लंग सिकड़े तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो किसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेयर के ज़्यादा में। और फिर वही फिनोमेना की हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ घूमती है, तो हवा हमारे शरीर से बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ ट्रैवल करती है। इन पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब इस एक्सहेलेशन में कितना टाइम लगता है, जैसे कि इनहेलेशन में अपन को टाइम लग रहा था 2 सेकंड का, वैसे ही एक्सहेलेशन में टाइम कितना लगता है, 3 सेकंड का। ठीक है, इनहेलेशन में टाइम लेता है, एक इनहेलेशन साइकिल का टाइम लेता है, मतलब एक इनहेलेशन में टाइम लगता है 2 सेकंड और एक्सहेलेशन में टाइम लगता है 3 सेकंड। ये तो था सांस लेना और छोड़ना। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो एक्चुअली रेस्पिरेशन का फंक्शन है वो क्या है, गैसों का विनिमय या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो कैसे होता है वो अपन उस पर बात करते हैं। देखो, डिफ्यूजन का या परासरण का एक नियम होता है। पहले अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़े, उससे पहले अपन परासरण का नियम करते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परासरण। क्या बोला जाता है, परासरण। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से, कौन सी, हाई कंसंट्रेशन यानी कि उच्च सांद्रता से किधर की ओर ट्रैवल करती है, किधर की ओर जाती है, निम्न सांद्रता की तरफ। ठीक है, परासरण क्या होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी द्रव्य या कोई भी चीज ही लेके चलो, कोई भी चीज जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ ट्रैवल करती है, जब तक कि सैचुरेशन यानी कि संतृप्तता नहीं आ जाए तब तक वो एक उस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है सिंपल डिफ्यूजन। ये मैं पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम जो हमारे शरीर में जहाँ पे एल्वियोलाई में जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से होता है। कैसे होता है वो बात करते हैं अपन। देखो, जैसे ये मान लो एल्वियोलाई है, ठीक है, अपन ऐसे मान ले ये फेफड़ों में अपनी एल्वियोलाई है। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी ये अपना हार्ट है। ठीक है, यहां से पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके आई, इम्प्योर ब्लड लेके आई। क्या लेके आ रही है ये, इम्प्योर ब्लड, या हम क्या बोलते हैं इसको, अशुद्ध रक्त। अब यहां पर अशुद्ध रक्त कौन सा होता है, जो अपने अंदर ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त। जब क्या होता है कि हृदय से अशुद्ध रक्त जब पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो यहाँ पर एल्वियोलाई में लेके आती है। तो देखो, वायुमंडलीय जो हवा है, ठीक है, इसको समझो, वायुमंडलीय हवा है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब जैसा कि आपको पता है कि जब ऑक्सीजन क्या है, जब हमने हवा अंदर ली तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और ये जो ब्लड है, जो इसको हम अशुद्ध ब्लड बोलते हैं, इसमें किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये जो केशिकाएं होती है यहाँ पर, जो एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई केशिकाएं, इन केशिकाओं में जब हवा आती है तो यहाँ पर क्या होता है कि वही सिंपल डिफ्यूजन वाले मेथड से क्या होता है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड तो अंदर आ जाता है और गैसेस वाला CO2 बाहर आ जाती है। मतलब ऑक्सीजन जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता कहाँ थी, एटमॉस्फेयर में, निम्न सांद्रता कहाँ थी, ब्लड में। तो ये क्या करती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ चली जाती है। तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर चली जाती है, हमारे ब्लड में। और ठीक वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इम्प्योर ब्लड में हमारी ज्यादा सांद्रता हो रही है तो एटमॉस्फेयर में सांद्रता कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रक्त से निकलकर बाहर गैस के फॉर्म में हम जब एक्सहेलेशन करते हैं तो बाहर चली जाती है। बस इसी प्रोसेस को बोला जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है, O2 और CO2 का, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस विनिमय होता है। कहाँ पर होता है, ये होता है एल्वियोलाई में,
जहां पर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, अब यहां से ऑक्सीजन अपन ने शरीर में ली, अभी आगे कैसे जाएगी? हमारे रक्त में एक प्रोटीन या एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन जो है इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाकर क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब ये रक्त में जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जो हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे रक्त का कलर कौन सा होता है? लाल होता है। ये हीमोग्लोबिन ही होता है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से ब्लड में आई तो ये क्या करेगी? हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगी। जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगी तो ये कहाँ पर पहुंचेगी? अलग अलग सेल्स में। कहाँ पर पहुंचेगी? अलग अलग सेल्स में। फिर सेल्स में जाकर इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, या फिर इसको बोलते हैं हम हिंदी में ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण होने की वजह से आपके अंदर शरीर में एनर्जी जनरेट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को हम काम कर सकते हैं, या हमारे शरीर को एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, या हमको जो भी काम करते हैं, जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हमको एनर्जी जो मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है? रेस्पिरेशन की वजह से। तो नाक से जो हमने हवा ली और वो एंड सेल तक पहुंच के एनर्जी जनरेट का जो काम किया, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। फिर जब यहाँ से ये क्या, तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है? CO2 जनरेट होती है। फिर ये CO2 ब्लड में जाती है और फिर ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एल्वियोलाई में जाती है, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, फिर CO2 बाहर निकलती है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। ये आपको क्लियर हुआ? रेस्पिरेशन का स्ट्रक्चर अपन पहले पढ़ चुके थे, रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी ये थी। अब हम यहाँ पर अपना दूसरा जो तंत्र है, पहला हम सर्कुलेटरी तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा रेस्पिरेटरी तंत्र कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन सो मच।